नमस्कार दोस्तों, एसपी एजुकेट में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। आरओ की परीक्षा के बारे में आपको मालूम ही होगा कि ये चल चुका है और अब 1 दिसंबर को प्रायोजित है, यानी 1 दिसंबर 2021 को संभावित तिथि नहीं बल्कि आयोग द्वारा अपने कैलेंडर में जारी कर दिया गया है कि 1 दिसंबर 2021 को आरओ की परीक्षा होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा। ऐसे में आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इस परीक्षा को पास कर जाएं। इतना सुनहरा अवसर है दोस्तों कि अब से अगर ध्यान से देखें तो आपके पास कम से कम 4.5 महीने का ऐसा, लगभग 5 महीने का ऐसा समय है जिसमें एक बार फिर से, यानी कि फ्रॉम द बिगिन आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए एसपी एजुकेट आरओ का एक बैच शुरू कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि यदि इस बैच में आप कंटिन्यूअसली मेहनत किए, हमारे साथ मेहनत किए, तो आपको आरओ में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बात और ध्यान में रहे, हमारी पूरी टीम आरओ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आएगी और वो आपको आपकी सफलता सुनिश्चित कराएगी। आज हम एक डेमो क्लास आपको दे रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। मैं इतिहास स्वयं पढ़ाऊंगा और इतिहास का डेमो हम अलग अलग खंड से दें, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आज का डेमो हमारा मेडिवल हिस्ट्री से होगा और मामलूक वंश या गुलाम वंश या दास वंश आज का टॉपिक रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल एक क्लास में, आज की केवल क्लास में, यदि आप ध्यान से सुन लें तो मामलूक वंश या दास वंश या गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 99% एक्यूरेसी का मैं दावा करता हूं, 99% एक्यूरेसी का दावा करता हूं कि गुलाम वंश से, मामलूक वंश से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक क्लास में, केवल आज की क्लास में। दोस्तों, अगर हमने नाम ले लिया है कि आज हम गुलाम वंश या मामलूक वंश या दास वंश से क्लास स्टार्ट करेंगे, डेमो क्लास शुरू करेंगे, तो फिर इसका डिटेल में अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यही जान लेना चाहिए कि इसे मामलूक वंश, दास वंश या गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। साधारणतः इतिहासकार इसे गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। कारण यह था कि इस वंश का पहला शासक ऐबक या उसके बाद के शासक, प्रमुख शासक जैसे इल्तुतमिश, बलबन, ये कभी ना कभी गुलाम हुआ करते थे और इसलिए इनके शासकों को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इस वंश को गुलाम वंश कहना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ इतिहासकारों ने यह भी पाया कि इस वंश के सभी शासक गुलाम नहीं थे, बल्कि कुछ तो गुलाम के पुत्र थे, तो गुलाम का पुत्र भी गुलामी हुआ, ऐसा भी कुछ लोग तर्क देते हैं। बावजूद इसके इससे दास वंश या गुलाम वंश कहने के बजाय इतिहासकारों ने मामलूक वंश कहना अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि मामलूक का अर्थ होता है दास या दास का पुत्र। तो यह ज्यादा युक्त लगा कि इस वंश को दास वंश न कह के मामलूक वंश कहा जाए, इसीलिए आज यह अधिक चर्चित मामलूक वंश के रूप में है। अब आइए कहानी शुरू करते हैं महमूद गजनवी और गोरी के भारत आक्रमण के साथ। चूंकि हमें गुलाम वंश पढ़ना है, इसलिए हम गजनवी और गोरी के आक्रमण पर फोकस नहीं करेंगे, किंतु हमें मालूम है कि गोरी के आक्रमण के उपरांत भारत में पहली बार एक केंद्रीय सत्ता 13वीं सदी में स्थापित हुई, तुर्कों की, जिसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। यानी सल्तनत काल की स्थापना भारत में उस समय हुई जब गोरी ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों को, खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जीत लिया और पहली बार लाहौर को केंद्र बनाकर
ऐबक ने 1206 में जब गुलाम वंश की स्थापना की, तभी से सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा है सल्तनत काल। सल्तनत काल का जहां तक समय का प्रश्न है, ये 1206 ईस्वी से यह 1526 ईस्वी पानीपत के युद्ध तक दिखाई देता है। यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का समय सल्तनत काल कहलाता है। सल्तनत काल में कई राजवंश उदय में आए। इन्हें हम 5 भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। इस तरह से कुल हमें क्या दिखाई देता है कि 5 वंश, राजवंश इस समय गुलाम या मामलूक, इसे अभी नाम दिया गया क्या, मामलूक, गुलाम या मामलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 राजवंश हमें सल्तनत काल में दिखाई देते हैं। इन पांचों में आज का हमारा टॉपिक है मामलूक वंश या गुलाम वंश, जिसके हम चर्चा करेंगे। आइए हम अगले पेज पर, बिल्कुल फ्रेश पेज पर, हम गुलाम वंश या मामलूक वंश की चर्चा करेंगे। आपके सामने है मामलूक वंश, मामलूक वंश या गुलाम वंश। ध्यान समझिएगा, मामलूक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक गुलाम वंश या मामलूक वंश का समय रहा। कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश या मामलूक वंश का समय रहा। इस दौरान गुलाम या मामलूक वंश में, यानी इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब से रहा? 1206 से 1290 तक क्या रहा? गुलाम वंश या मामलूक वंश का समय रहा। 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश या मामलूक वंश का समय रहा। गुलाम या मामलूक वंश में भी 3 वंश दिखाई देते हैं, 3 वंश दिखाई देते हैं। ऐबक ने शुरू किया तो इसे इल्वरी वंश कहते हैं, इल्वरी वंश। एक इल्वरी वंश है, दूसरा इल्तुतमिश के कारण इसे शमसी वंश या शमसी वंश कहते हैं, शमसी वंश। और तीसरा ऐबक के कारण, बलबन के कारण इसे बलबनी भी कहते हैं, बलबनी। यानी ध्यान से हम देखिएगा, मामलूक वंश या गुलाम वंश जिसका समय अवधि क्या रही? 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें 3 वंश दिखाई देता है, इल्वरी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों वंशों में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लीजिए। हमने कहा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इल्वरी वंश का संस्थापक है, ये इसका संस्थापक है। और इस वंश का एक अन्य शासक जो ऐबक के बाद शासक बना, उसका नाम था आराम शाह। यानी अगले का नाम क्या है? आराम शाह। कौन सा पकड़िएगा, क्या नाम है? आराम शाह। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1206 से 1206 में ऐबक ने शुरू किया था, इल्वरी वंश और मामलूक वंश की शुरुआत की थी। और 1206 से 1210 तक यह शासन किया। और इसके मृत्यु के तुरंत बाद, यानी 1200, ध्यान दीजिएगा, 10 में इसका पुत्र आराम शाह शासक बना और यह 1 वर्ष तक लगभग शासन किया, यानी 1211 तक इसका शासन रहा। इसके बाद आराम शाह के बाद इसे पराजित कर इल्तुतमिश ने, यानी कि शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश ने एक नया राजवंश शुरू किया, जिसे क्या बोलते हैं? समझिएगा, इल्तुतमिश द्वारा शमसी वंश, इल्तुतमिश। यानी 1211 में इल्तुतमिश क्या बना? शासक बना।
इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, क्या नाम है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। और फिरोज शाह के बाद रजिया शासक बनी, शासिका बनी रजिया। और ये मालूम है आपको सल्तनत काल की पहली शासिका थी शमसी वंश की, जो इल्तुतमिश के बाद क्या बना, तो फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और उसके बाद क्या बने, रजिया। रजिया के बाद बहराम शाह, फिर मसूद शाह, ध्यान दीजिएगा, रजिया के बाद बहराम शाह, बहराम शाह कुछ समय के लिए बना। बहराम शाह के बाद मसूद शाह बना, मसूद शाह, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहराम शाह के बाद छोटे छोटे शासक बने, यानी इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, और लास्ट शासक बना नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था, नासिरुद्दीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है नासिरुद्दीन महमूद। इसके समय बहुत सी गतिविधियां हैं, नासिरुद्दीन महमूद बना। यानी आप ये देख सकते हैं कि इलवरी वंश में दो शासक हुए, एक ऐबक और दूसरा आराम शाह। शमसी वंश में इतने शासक हो गए, एक इल्तुतमिश, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा रजिया, चौथा बहराम शाह, पांचवा मसूद शाह, और छठा क्या है, नासिरुद्दीन महमूद। इसे पकड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरह से हमें शमसी वंश के अंतर्गत इतने शासक दिखाई देते हैं। नासिरुद्दीन महमूद इसमें अंतिम शासक है जो बहुत लंबे समय तक शासन करेगा। इसके बाद बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन बलबन। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बलबन ने क्या स्टार्ट किया, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन बलबन। बलबन की मृत्यु के बाद, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, क्योंकि बलबन का एक पुत्र था महमूद, महमूद के बेटे, यानी महमूद का एक बेटा था, उसका नाम था कै खुसरो, उसको लोगों ने शासक बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ बुगरा खान, और बुगरा खान के बेटे कैकुबाद और कैकुमर्स, तो यहां नाम देख लीजिएगा, कै खुसरो, कैकुबाद और कैमूर्स, ये सब पकड़िएगा, कै खुसरो, कैकुबाद और कैमूर्स, ये तीन शासक बलबन के बाद बड़े जल्दी जल्दी बने और समाप्त हो गए। पिछले पेज में मैंने आपको समझाया था, तो इस पेज में आपने देखा होगा 5 राजवंशों की बात सल्तनत काल में दिखाई देती है। एक मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी। अगर इसको ऐसे देखें तो इसका प्रथम शासक जो है, इस सल्तनत काल का प्रथम शासक ऐबक है। ऐबक, इसका प्रथम शासक क्या है, ऐबक है। और इसका सल्तनत का अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक वो इब्राहिम लोदी है। क्या है, इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है और प्रथम शासक क्या है, ऐबक है। वैसे ही अगर यहां देखें आप गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो भी ऐबक है। गुलाम वंश का पहला शासक भी ऐबक है, किंतु अंतिम शासक इसका कैमूर्स है। कौन से पढ़िएगा, अंतिम शासक क्या है, कैमूर्स। गुलाम वंश का प्रथम शासक ऐबक और अंतिम शासक कैमूर्स है। तो यहां तो आपको बिल्कुल एक सीरीज मिल चुका होगा कि मामलुक या गुलाम वंश भी 3 भागों में बटा है, इलवरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इसमें शामिल है। शमसी वंश, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। वैसे ही बलबनी में मैंने कहा बलबन के बाद कै खुसरो, फिर कैकुबाद और कैमूर्स। ये एक सामान्य पैटर्न है जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि इन तीन राजवंशों का अस्तित्व हमें गुलाम वंश के अंतर्गत दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं फिर इन तीनों वंश में सबसे एक एक की शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम इलवरी वंश की शुरुआत करेंगे गुलाम वंश के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इलवरी वंश। मामलुक वंश में हम इलवरी की सबसे पहले बात करते हैं। तो आइए इलवरी वंश के पहले शासक ऐबक की बात करें। कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान से समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी वंश का संस्थापक था और एट द सेम टाइम वो मामलुक या दास वंश का भी संस्थापक है। यानी चाहे इलवरी वंश पूछे या दास वंश पूछे, उसका संस्थापक कौन है, ऐबक है।
ये ध्यान रखिएगा। गोरी के मृत्यु के बाद, गोरी के मृत्यु के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य के 4 उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। जब गोरी की मृत्यु हुई तो उसका जितना बड़ा साम्राज्य था उसके कुल 4 उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। तो गोरी के मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकारी ऐबक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मैंने कहा कि गोरी के मृत्यु के बाद उसके 4 उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य पर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक उत्तराधिकारी क्या है, वो ऐबक है। और ऐबक का जो क्षेत्र है, यानी कि ऐबक कहां से कहां तक गोरी के साम्राज्य का स्वामी दिखाई देता है, तो वो पंजाब आदि क्षेत्र से लगाए बिहार तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर जो शासक है वो ऐबक है। यानी कि ऐबक के अंतर्गत क्या है, तो मोटे तौर पे पंजाब, इसमें लाहौर इसका केंद्र है। पंजाब से बिहार तक, जिसमें दिल्ली आदि शामिल है, बिहार तक, पंजाब से हम बिहार तक कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, लाहौर भी शामिल है। यहां तक का क्षेत्र, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिल्ली और लाहौर भी शामिल है, लाहौर शामिल है, और लाहौर इसकी राजधानी भी है। तो ऐबक गोरी के 4 उत्तराधिकारी बने। मतलब पहले तो हम इसको मामलुक से भी बेहतर है कि 1 मिनट आपको समझाने के लिए इसे और भी क्लियर कर दें कि गोरी के उत्तराधिकारी, हमें लिख दे गोरी के उत्तराधिकारी, ध्यान समझिएगा। गोरी के उत्तराधिकारी क्या है, तो भाई 4 उत्तराधिकारी हैं, जिनमें एक का नाम हमने लिखा, पहला सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है ऐबक। और ऐबक का क्षेत्र क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है, पंजाब से बिहार तक, जिसमें दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र है शामिल है, और लाहौर ही क्या है, इसका मुख्यालय है, केंद्र है। दूसरा, गोर से गजनी तक का क्षेत्र एलदौज का शासन है, क्वेश्चन पड़ेगा। दूसरा एलदौज है, एलदौज। इसके साथ में क्या है, गोर, पूर्व मध्य, यानी कि कम से कम मध्य एशियाई क्षेत्र है। गोर से गजनी तक, गोर से गजनी तक का जो क्षेत्र है, गोर से गजनी तक का क्षेत्र जो है वो एलदौज के शासनकाल में, एलदौज का क्षेत्र है, इस पर एलदौज का राज्य है, गोरी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत। अब इसके बाद 2 अन्य उत्तराधिकारी हैं, एक कुबाचा है, और दूसरा समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले हम कुबाचा की बात करें तो कुबाचा के अंतर्गत सिंध, थट्टा, क्वेश्चन पढ़िए। कुबाचा जो है ये तीसरा उत्तराधिकारी है गोरी का। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है, सिंध में थट्टा, उच्च और उच्छ, ये क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत है, तो कुबाचा के अंतर्गत है। और जो आखिरी उसका उत्तराधिकारी है जिसका क्षेत्र बंगाल पर है, वो है बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का जो क्षेत्र है वो बंगाल है, बंगाल। तो ध्यान दो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, गोरी के उत्तराधिकारी, गोरी के मृत्यु के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य पर ये 4 उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं, ऐबक, एलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। इसमें ऐबक जो है वो पंजाब से बिहार तक के क्षेत्र तक उसका राज्य करता है, एलदौज को मिला है गोर से गजनी तक का क्षेत्र, कुबाचा के पास है सिंध में थट्टा और उच्च आदि का क्षेत्र, तथा बख्तियार खिलजी के पास बंगाल है। तो इस तरह से ऐबक, इनमें से ऐबक जो है उसने लाहौर को केंद्र बनाकर सबसे पहले सल्तनत की शुरुआत की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम कि मामलुक वंश या गुलाम वंश या दास वंश। अब इस गुलाम वंश की मैंने कहा कि इसकी शुरुआत, गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो संस्थापक है वो ऐबक है, ऐबक। और ये कब किया था इसकी स्थापना, तो 1206 में। इसका जो केंद्र है, वो लाहौर है,
कहां है? लाहौर। अब देखिए, संस्थापक ऐबक है और उसका केंद्र कहां है? लाहौर। ऐबक की उपाधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से आता है दोस्तों। ऐबक की दो बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। एक उसे कुरान खां कहते हैं, क्या बोलते हैं? कुरान खां। और दूसरा उसे लाख बख्श कहते हैं, क्या बोलते हैं? लाख बख्श। ध्यान समझिए, कुरान खां और लाख बख्श इसकी दो उपाधियां हैं। कुरान खां इसलिए क्योंकि उसे कुरान जुबानी याद था, और लाख बख्श इसलिए क्योंकि लाखों में दान करता था, ऐसा माना जाता है कलंदर। तो इसे लाख बख्श और कुरान खां इसकी दो बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इसकी जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है, उपलब्धियों का प्रश्न है, तो इसकी उपलब्धियां बहुत सीमित स्तर पर दिखाई देती हैं। क्या इसकी उपलब्धियां हैं और क्या सीमित उपलब्धियां? सीमित कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1206 में इसने लाहौर को केंद्र बनाकर शासन स्थापित किया, किंतु यह कभी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाया। इसने न तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए, न खुतबे में अपना नाम पढ़ा, न कोई सल्तनत काल में कोई प्रशासनिक व्यवस्था, उचित प्रशासनिक व्यवस्था दे सका, बल्कि ऐबक जो है यही प्रयास करता रहा कि किस प्रकार भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर पाए। और अभी वो ऐसा कर ही रहा था कि अभी 4 साल ही नहीं बीते थे कि 1210 में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दौरान जब बलबन अभी शासक नहीं बना था, तभी उसने स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये तुर्की आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने प्रारंभ में भारतीय स्थापत्यों को बुरी तरह तोड़ा और तोड़ करके अपने उन स्थापत्यों को मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया। अर्थात वो नमाज पढ़ने के लिए, अपने धार्मिक स्थापत्य बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ के प्रारंभिक स्थापत्यों को तोड़ दिया। इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक की जहां तक बात है, इसने भी कुछ ऐसा ही किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया 1194 में। इसने जब भी शासक नहीं बना था, ध्यान दीजिएगा, इसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ध्यान दीजिएगा, 1194 में ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान दीजिएगा। और एक मंदिर, जैन मंदिर को नष्ट कर बनवाया गया था अजमेर में। कहां पर? तो ध्यान दीजिएगा, ये कुतुबुल मस्जिद जो है अजमेर में बनवाया गया था दोस्तों। एक जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था, क्योंकि प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, अपने जो मस्जिद बनवाए वो मंदिरों को तोड़कर ही बनवाए थे। मंदिरों के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया था और ऊपरी हिस्से में गुंबदाकार देकर के एक मस्जिद बनवा दिया गया। और इस तरह से ऐबक ने सबसे पहले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में 1194 में एक जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया। इसी तरीके से 1196 में एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 1196 में एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा, समझिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा 1196 में इसने क्या किया था, ध्यान दीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और वो एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ करके इसने ऐसा किया था। इसी प्रकार दोस्तों किसने, हम सबको मालूम है कि ऐबक ने ही एक अन्य सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। किसका निर्माण कार्य? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार अभी बन नहीं पाया, उसके पहले इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कुतुब मीनार का जो बाकी काम था वो ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मतलब कुतुब मीनार फाइनली बनकर इल्तुतमिश के समय तैयार हुआ। ऐबक के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, चुनौतियां क्या थी? तो उसके सामने चुनौती थी, अभी उसके संपूर्ण भारत पर उसका राज्य नहीं था, या संपूर्ण
गोरी का साम्राज्य था या भारत का जो अधिकांशिक साम्राज्य था उस पर उसका शासन नहीं था, क्योंकि बंगाल में कौन था, तो अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले कहा बख्तियार खिलजी बंगाल में था। सिंध, ठट्टा, उच्च आदि क्षेत्रों पर भी कुबाचा था, तो इनसे भी इनको चुनौती मिलती थी, यानी अभी भी वह शांतिपूर्ण अभी शासन नहीं कर पाया और ना ही उसने कोई प्रशासनिक ढांचा या व्यवस्था भी बना पाया था। तभी क्या हुआ कि लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो सल्तनत काल का संस्थापक ऐबक अभी बहुत कुछ कर नहीं पाया था, उसको अवसर नहीं मिला था कि इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किंतु स्थापत्य के क्षेत्र में उसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन कुतुब मीनार अभी पूरा नहीं कर पाया था। और कुतुब मीनार मैंने बताया कि बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो चिश्तिया सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर इसने ये बनाया था, स्टार्ट किया था बनवाना, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ये आप जानते हैं। ऐबक के बाद क्या हुआ, उसका पुत्र आराम शाह, ध्यान देना, ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना। कौन सा बना, तो ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, आराम शाह। लेकिन आराम शाह क्या था, ये योग्य नहीं था, लेकिन ऐबक के बाद शासक बना आराम शाह लगभग 1 वर्ष तक, यानी कि 1210 से 1211 तक ये शासक रहा। आराम शाह को जूद के युद्ध में, कौन से युद्ध में, जूद के युद्ध में आराम शाह को जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया, इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार सत्ता में इल्तुतमिश आ गया। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, जूद के युद्ध में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध में आराम शाह को पराजित किया था, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने जूद के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर दिया, इज इट राइट। और इस तरह से अब इल्तुतमिश क्या हो गया, शासक बना और लंबे समय तक शासन करता है। तो अगली हम कहानी किसकी पढ़ेंगे, इल्तुतमिश की पढ़ेंगे, आराम शाह की नहीं। आराम शाह बस कुछ ही समय के लिए शासक बना था। और आप यूं समझ लीजिए कि एक कंट्राडिक्शन है कि अबुल फजल ने, यहां पे मैं स्टार लगा के बता दूं कि अबुल फजल ने आश्चर्यजनक रूप से इसे ऐबक का भाई कहा है, ऐबक का भाई कहा है। कौन से पढ़िएगा, भाई कहा है। लेकिन कोई ज्यादातर इतिहासकार ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, किंतु ये आप जान लीजिएगा कि अबुल फजल ने आश्चर्यजनक रूप से आराम शाह को क्या कहा है, तो आराम शाह को ऐबक का भाई कहा है, ऐबक का भाई। हालांकि इस पर विश्वास इतिहासकारों का नहीं है, लेकिन अगर ये पूछे कि किसने आराम शाह को ऐबक का भाई कहा है, तो आप उस समय अबुल फजल लगाइएगा, इज इट राइट। ये एक नई फैक्ट है, आपके लिए हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आराम शाह कुछ ही समय तक शासन रहा, कोई इसकी उपलब्धियां नहीं रही और इल्तुतमिश ने जूद के युद्ध में से पराजित कर दिया। और फाइनली क्या हुआ, जूद के युद्ध में पराजित कर दिया, समझिए। और इस तरह से अब अगला शासक जो बना उसका नाम था इल्तुतमिश, और इस तरह से कॉन्सेप्ट पड़ेगा इल्तुतमिश। और इस तरह से इल्बरी वंश समाप्त हो गया और शमसी वंश की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐबक का दामाद, ऐबक का दामाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश कौन था भाई, तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसको आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश क्या है, ऐबक का दामाद है और काफी योग्य व्यक्ति है। और ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। इसके कार्यों को देखते हुए इतिहासकार आरपी त्रिपाठी
इसके कार्यों को देखते हुए इतिहासकार आरपी त्रिपाठी इसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कौन मानता है सर? तो इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने सबसे पहली बार कहा था कि यह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि इसके उपलब्धियों और कार्यों को देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा था। कुल मिलाकर इसने 1200, मैंने कहा 11वें शासक बना और तब से 1236 तक इसने शासन किया और इस दौरान इसने सल्तनत को काफी मजबूत बनाया। इल्तुतमिश का जो प्रधानमंत्री था, कॉन्सेप्ट पढ़ना, इल्तुतमिश का जो प्रधानमंत्री था वो जुनैदी था। प्रधानमंत्री जुनैदी। एक एक चीज को समझिएगा। प्रधानमंत्री कौन था? तो जुनैदी था। जुनैदी पहले कट्टर था या ज्यादा कट्टर था। जुनैदी ने एक बार इल्तुतमिश से कहा कि हमें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहिए, अर्थात काफिरों के देश को हमें इस्लामिक देश, इस मुसलमानों का देश बनाना चाहिए। तब उसे समझाते हुए इल्तुतमिश ने कहा था कि हम हिंदुस्तान में मुट्ठी भर हैं, यदि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आवाम हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई तो हमें समुद्र में फेंक देगी और इस तरह से हमें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के बजाय हिंदुस्तान में एक बेहतर शासन करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश ने भारत में एक सुदृढ़ सल्तनत शासन की नींव डाली और इसी को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां। इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या है? इल्तुतमिश की उपलब्धियां, इसे समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक इल्तुतमिश की उपलब्धियों का प्रश्न है, इसे हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक पहला तो इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे, ध्यान दीजिएगा, अपने प्रतिद्वंदी थे, जितने भी इसके प्रतिद्वंदी थे, प्रतिद्वंदियों को इसने समाप्त कर दिया। इसने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। इसने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके एक बहुत ही बड़ा राज्य बनाया। समझिएगा, इसने कुबाचा और एल्दौज को पराजित किया, तथा राज्य विस्तार किया। प्रतिद्वंद को समाप्त कर क्या किया? इसने राज्य का विस्तार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसने किसको पराजित किया था? तो मैंने कहा इसने कुबाचा और एल्दौज को पराजित कर दिया था। कुबाचा कहां का है? तो आपको मालूम है, सिंध के क्षेत्र, जो थट्टा और उच्छ जैसे क्षेत्र थे, उस पर कुबाचा का अधिकार था। उसको पराजित करके क्या किया इसने? इंपॉर्टेंट है, अपने राज्य का विस्तार किया। और एल्दौज जो गजनी और गोर का प्रांत उसके पास था, उसको ही पराजित किया। और इस तरह से उसने क्या किया? इनको पराजित कर दिया और आगे जल्दी ही बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। इस तरह से इसने क्या किया? सबसे पहली उपलब्धि क्या दिखाई देती है कि राज्य का या साम्राज्य का इसने विस्तार किया, बहुत विस्तार किया। एक पॉइंट तो ये हो। दूसरी चीज हमें क्या दिखाई देता है? इसने सल्तनत की स्थायी व्यवस्था, यानी समझिएगा, इसने सल्तनत की एक स्थायी व्यवस्था, इक्तेदारी प्रणाली शुरू की। इक्तेदारी प्रणाली इसने शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण सल्तनत साम्राज्य को इसने इक्ता में बांट दिया, बड़ी और छोटे इक्ताओं में बांट दिया। बड़ी इक्ताओं के जो इक्तेदार थे उन्हें मुक्ता कहा जाता था और छोटे इक्ताओं के इक्तेदार को इक्तेदार ही कहा जाता था। ये इक्तेदार का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था और ट्रांसफरेबल था। मतलब एक ही जगह पे वो स्थायी रूप से नहीं रहते थे, उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता था। और ना ही वंशानुगत रूप से इक्तेदार का बेटा वहां इक्तेदार ही बनेगा, ऐसा भी नहीं था। एक इक्तेदार अपने इक्ता से राजस्व वसूल करता था, सेना रखता था और अपने सेना का खर्चा तथा अपने वेतन को काटने के बाद जो शेष बचता था वो सल्तनत को वापस कर देता था, सल्तनत को भेज देता था। मुख्यतः इक्तेदार का यही काम था। तो इक्तेदारी प्रणाली की शुरुआत, एक प्रशासनिक प्रणाली है इक्तेदारी प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, उसने इल्तुतमिश ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट समझिएगा,
इल्तुतमिश ने हर क्षेत्र में काम किया, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में उसने काम न किया हो। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहली बार सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। इसने क्या किया? एक राजस्व व्यवस्था, सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कैसे कर की उगाही की जानी है इसकी भी उसने क्या की? एक बेहतर व्यवस्था दिया, शुरुआत किया। इसने 40 तुर्कों का एक समूह, तुर्के चहलगानी, क्या नाम है? तुर्के 40 तुर्कों का एक समूह, 40 तुर्क मिलके क्या बने? तुर्क ए चहलगानी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 40 तुर्कों का एक समूह तुर्के चहलगानी बनाया, जो एक तरह से केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रशासन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। एक तरह से कह सकते हैं इल्तुतमिश के साम्राज्य में अगर किसी ने विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो वे तुर्के चहलगानी ने निभाया। लेकिन यही तुर्के चहलगानी आगे चलकर सल्तनत के विकास के आगे विनाश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और रजिया के समय इनका रोल नकारात्मक हो जाएगा। बलबन, इसीलिए बलबन इसे समाप्त कर देगा। बलबन स्वयं तुर्के चहलगानी का सदस्य था। तो यहां पर फिलहाल आप देखिए, प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया? तो इसने एक और भी काम किया था। क्या किया था? 40 तुर्कों को मिलाकर क्या किया? तुर्के चहलगानी का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से इल्तुतमिश ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बुद्धिमानी से अपने साम्राज्य के ऊपर जो खतरा था वो टाल दिया। तो इसने क्या किया था कि इसने चंगेज खां के आक्रमण से क्वेश्चन पढ़िएगा, चंगेज खां के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की थी। कैसे किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज खां का आक्रमण निरंतर हो रहा था। 1221 का बात है कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के साथ जलालुद्दीन मांगबरनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, जलालुद्दीन मांगबरनी जो ख्वारिज्म का शाह था। ख्वारिज्म मध्य एशिया का एक राज्य था। ख्वारिज्म के शाह का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंचाया। ख्वारिज्म के शाह मांगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजा, संदेश कि वो इल्तुतमिश से शरण चाहता है ताकि सल्तनत में वो उसे जगह दे रहने के लिए। अगर इल्तुतमिश ख्वारिज्म के शाह को इल्तुतमिश में जगह दे देता, सल्तनत में जगह दे देता, अगर इल्तुतमिश ख्वारिज्म के शाह को सल्तनत में जगह दे देता तो निसंदेह चंगेज खां दिल्ली पर अटैक करता, क्योंकि अब लाहौर के स्थान पर दिल्ली इल्तुतमिश का केंद्र बन चुका था। तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ यह सोचा कि हमें ख्वारिज्म के साथ जो है उसका शत्रु भी नहीं बनना है और चंगेज खां का आक्रमण भी रोकना है। तब उसने बहुत ही सहृदयता से, बुद्धिमत्ता से, सम्मान के साथ यह संदेश ख्वारिज्म के शाह को भेज दिया कि शहंशाह का जलाल प्रकाश सल्तनत में समा नहीं सकता। अर्थात हम सल्तनत इतना छोटा है कि अगर वो यहां आते हैं तो उनका प्रकाश प्रभाव इतना ज्यादा है ख्वारिज्म के शाह का कि वो यहां छिप नहीं पाएंगे चंगेज खां से। ये बात मांगबरनी समझ गया और वो अपना रास्ता बदल दिया, भारत की तरफ वो नहीं आया। जब वो भारत की तरफ नहीं आया तो चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। अन्यथा क्वेश्चन पकड़िएगा, अगर चंगेज खान ने अटैक कर दिया होता, अगर इल्तुतमिश ने मांगबरनी को, ख्वारिज्म के शाह को भारत में जगह दे दिया होता तो निसंदेह चंगेज खां और इल्तुतमिश के बीच एक जबरदस्त संघर्ष हुआ होता और जो सल्तनत के लिए नकारात्मक हो सकता था, सल्तनत समाप्त भी हो सकता था। तो दोस्तों, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इसने क्या किया? अपना एक महत्वपूर्ण काम जो आप देख सकते हैं उसने किया कि चंगेज खां के आक्रमण को रोक लिया। मतलब चंगेज खां के आक्रमण सल्तनत की रक्षा की और बिना युद्ध लड़े रक्षा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहा। अब इल्तुतमिश की अन्य उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हैं। बहुत अधिक, अब इल्तुतमिश की बहुत सारी उपलब्धियां, जैसे इसने क्या किया,
चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ध्यान समझिए, मौद्रीकरण में इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांदी का टंका और तांबे का क्या, जीतल। ये इसकी अलग उपलब्धि है। पहली बार सल्तनत काल का कोई शासक है जिसने क्या किया, मौद्रीकरण के क्षेत्र में कोई काम किया, और इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए, और ये काफी समय तक चलता रहा सल्तनत में। ये पहला शासक था जिसने सल्तनत काल में मौद्रीकरण किया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, लाहौर से दिल्ली, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। राजधानी क्या बनाया, तो लाहौर से इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और ये दिल्ली को राजधानी बनाने का फायदा क्या था कि लाहौर की तुलना में दिल्ली इसके साम्राज्य के अधिक केंद्र में था। तो इल्तुतमिश ने इस तरह का काम किया। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर साम्राज्य को मजबूत बनाने का निर्णय लिया था कि साम्राज्य को विस्तार करने से बेहतर है कि साम्राज्य को मजबूत कैसे बनाया जाए। और एक बार अगर साम्राज्य मजबूत बन जाए तो निसंदेह ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर क्या होगा कि साम्राज्य दीर्घायु होगा, लंबे समय तक काम करेगा। इसीलिए सेना के क्षेत्र में भी इसने, सैन्य क्षेत्र में भी इसने पहली बार स्थायी सेना के कॉन्सेप्ट को इसने शुरुआत किया, जो बलबन के समय आप देखेंगे अधिक रूप से एक विभाग के तौर पर सामने आएगा। फिलहाल सेना के क्षेत्र में भी इसने क्या किया, स्थायित्व तो दिया सेना को, मजबूती दिया सेना को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर राज्य का विस्तार किया, इक्तिदारी प्रणाली की शुरुआत की, राजस्व व्यवस्था मजबूत किया, और 40 तुर्कों का उसने तुर्के चहलगानी बनाया, एक दल बनाया जो इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आगे इसने नकारात्मक भूमिका भी निभाई, और बलबन इसमें इसका सदस्य था। बलबन ने ही इस तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया था। चंगेज खां के आक्रमण से बिना युद्ध किए हुए क्या किया, रक्षा किया सल्तनत का। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनाया, अपना जारी किया, और दिल्ली को क्या किया, इसने अपनी राजधानी बनाया। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा दोस्तों। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया को अपनी उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, शाह तुर्कन, इसकी पत्नी शाह तुर्कन ने षड्यंत्र करके रजिया को शासिका बनने से रोक दिया, और उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देखिएगा क्या नाम है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह को क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। या ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया था, तो शाह तुर्कन। शाह तुर्कन ने, जो इसकी मां थी और इल्तुतमिश की पत्नी थी, शाह तुर्कन के कारण रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या बना, शासक बना। किंतु जल्दी ही क्या हुआ कि बहुत जल्द रजिया को यह समझ में आ गया कि उसे स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इतिहास में निसंदेह यह एक बहुत ही बड़ी घटना है कि रजिया ने दिल्ली की जनता के सामने फरियाद लेकर पहुंची, लाल वस्त्र पहनकर, एक फरियादी के तरह, कि मेरे पिता ने मुझे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, जिसे मेरे प्रतिद्वंदियों ने, शाह तुर्कन ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। इसलिए दिल्ली की जनता के सामने मैं अपने पिता के उस वचन को, जो उन्होंने मुझे दिया था कि मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी होंगी, उसे पूरा किया जाए। दिल्ली की जनता, माना जाता है कि दिल्ली की जनता रजिया के समर्थन में खड़ी हो गई। कुछ अमीर जो इल्तुतमिश के बहुत वफादार थे,
वो भी रजिया के पक्ष में आए और जल्दी ही रजिया दिल्ली की शासिका बन गई और कुछ ही महीनों में रुकनुद्दीन फिरोज शाह का समय समाप्त हो गया। तो हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो होगा रजिया सुल्तान, यानी अगला जो टॉपिक है वो है रजिया सुल्तान। समझिएगा कौन सा टॉपिक है? रजिया सुल्तान। रजिया क्वेश्चन पड़ेगा। रजिया, रजिया का समय 1236 से 1240 तक है। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया ने शासन किया। इसे मैंने कहा था इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। सिक्के पर इसका नाम ढाला गया, इस पर खुतबा पढ़ा गया और फाइनली इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रजिया के साथ समस्या क्या आई जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। रजिया एक महिला शासिका है, रजिया महिला है और महिला होना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन रजिया के लिए महिला होना ही गुनाह हो गया। महिला होना कोई गुनाह नहीं है, किंतु रजिया का महिला होना ही गुनाह था। वो पुरुषों की तरह से दरबार लगाती थी, वस्त्र पहनती थी, बिना पर्दे के रहती थी और खुलकर शासन करती थी। ये पुरुषवादी मानसिकता के लोग और अमीरों को कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। रजिया के जीवन काल में दो बड़े विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को तो उसने दबा दिया, लेकिन दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तब अल्तुनिया जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र का गवर्नर था, जब रजिया दूसरी बार विद्रोह को दबाने गई तो अल्तुनिया ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अल्तुनिया द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रजिया एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत, रणनीति के तहत अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रजिया और अल्तुनिया दोनों विवाह कर लिए। उसे यह लगा कि रजिया से विवाह करने के उपरांत वो सल्तनत का स्वामी भी बन सकता है और रजिया को यह लगा कि कारागार से मुक्त होने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। इधर जब ये सारी घटनाएं उत्तर में घट रही थी, दिल्ली से दूर, तभी दिल्ली में षड्यंत्र काफी बढ़ चुका था और रजिया के हाथ से सत्ता जा चुकी थी। रजिया फिर से सत्ता प्राप्ति के लिए दिल्ली वापस आई, लेकिन रास्ते में कैथल नामक स्थान पर, सारी बातों को सुन लीजिए, कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने उन्हें लूटा और दोनों की हत्या कर दी। अल्तुनिया और क्वेश्चन पड़ेगा, अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा कर दी गई। इस तरह लगभग 4.25 वर्षों के शासन के दौरान रजिया निरंतर संघर्ष ही करती रही और मर गई। लेकिन रजिया बहुत कुछ इतिहास को छोड़कर चली गई। इतिहास के पन्नों में रजिया अमर हो गई। रजिया को लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया, क्योंकि खासकर अमीरों ने, क्योंकि उन्हें एक स्त्री के सामने झुकना पसंद नहीं था, वरना रजिया में और कोई कमी नहीं थी। एक अबिसिनियाई हबशी मलिक याकूत के प्रति माना जाता है कि रजिया का विशेष अनुराग था। रजिया ने उसे अमीर आखूर अश्वशाला यानी घुड़सवारी सेना का प्रधान, घुड़सवार अश्वशाला का प्रधान बना दिया था, अमीर आखूर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब वो घोड़े पर बैठती थी तो आखूर अपना हाथ देता था या उसे सहारा देकर बैठाता था। इसलिए रजिया के साथ उसका एक गलत संबंध भी जोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन बावजूद इसके रजिया ने इतने वर्षों तक, लगभग 4 वर्षों तक शासन किया
रजिया के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। उन एक एक घटनाओं का चलिए हम जिक्र करें, चर्चा भी करें। ये रजिया के जो मैंने अभी बात बताई, ये रजिया के साथ राजनीतिक तौर पर घटा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 1236 से 1240 तक रजिया ने क्या किया, शासन किया। और इल्तुतमिश ने अपना इसे उत्तराधिकारी पहले ही बनाया था, चूंकि ये महिला थी इसलिए पुरुषवादी समाज से पसंद नहीं करता था। और तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पहले विद्रोह को, इसके शासनकाल में जो पहला विद्रोह हुआ उसे इसने क्या किया, दबा दिया। लेकिन जो दूसरा विद्रोह हुआ उसे वो नहीं दबा पाई। और कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया, भटिंडा का सूबेदार जो पंजाब के पास पड़ता है, का सूबेदार अल्तुनियन ने इसे गिरफ्तार किया था। और बाद में अल्तुनिया से क्या हुआ, अल्तुनिया से इसका विवाह भी होगा, रजिया का विवाह भी इसी से हो गया। दोनों दिल्ली वापस आ रहे थे कि मैंने कहा कैथल नामक स्थान पर, कहा कैथल नामक स्थान पर इन्हें डाकुओं ने इन्हें लूटा और हत्या कर दी। डाकुओं ने इन्हें क्या किया, लूटा और हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। ये इनकी कहानी थी, ये ध्यान समझिएगा। कैथल नामक स्थान पर क्या किया, डाकुओं ने लूटा और इनकी हत्या कर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रजिया का जो प्रधानमंत्री था वो मुहाज जो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मुहाजबुद्दीन या मुहाजबुद्दीन। ये देखिएगा, मुहाजबुद्दीन रजिया का जो था वो प्रधानमंत्री था। यही मुहाजबुद्दीन रजिया का प्रधानमंत्री था। जुनैदी इसके पिता का प्रधानमंत्री था, यानी इल्तुतमिश का। और रजिया का कौन था, मुहाजबुद्दीन इसका प्रधानमंत्री था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। रजिया ने ऐतगीन को, जो एक ऐतगीन नामक अमीर था, ऐतगीन को अमीर हाजी बनाया था और जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर बनाया था। ये तो मैंने आपको बताया ही। रजिया के समय एक विद्रोह हुआ था, कर्मार्थियों का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, कर्मार्थियों का विद्रोह रजिया के समय हुआ था, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया का विद्रोह रजिया के शासनकाल में कर्मार्थियों का विद्रोह हुआ था। गुलाम नूर इसके नेता थे। कौन नेता था, तो इसका नेता गुलाम नूर थे। गुलाम नूर, ये पूछ चुका है और ये फिर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके नेता गुलाम नूर थे। गुलाम, ये ग है, इसके नेता कौन थे, तो गुलाम नूर इसके नेता थे, पकड़िएगा। और गुलाम नूर की तारीफ चिश्तिया संप्रदाय के संत, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, चिश्तिया संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया ने भी किया है। क्वेश्चन पढ़िए, इनका कौन किया है, तो औलिया ने भी किया है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तो आपको मैं इसके लिए पहले पेज पर ले चलता हूं। इसके बाद आप देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिया के बाद देखेंगे कुछ समय बहराम शाह शासक बना, मसूद शाह इसके बाद शासक बना। बहराम शाह के बाद मसूद शाह के ही शासनकाल में पहली बार बलबन जो है ना, वो उसकी शक्ति बढ़ी। याद रखिएगा, किसका प्रादुर्भाव हुआ, तो मसूद शाह के शासन में बलबन की पहली बार शक्ति बढ़ी। और नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में, कॉन्सेप्ट पकड़िए, किसके समय, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन वास्तविक शासक बन बैठा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रजिया के बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह के शासनकाल में पहली बार बलबन की शक्ति बढ़ी। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन वास्तविक शासक की तरह व्यवहार करता था, क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। और नासिरुद्दीन महमूद भी एक संत स्वभाव का शासक था। उसे लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं था। अधिकांश समय वो धार्मिक कार्यों में लगाता था, कुरान पढ़ता था, बहुत अच्छा लेखक था, लिखता था, सुलेख, देखकर चीजों को सुंदर लिखता था, कुरान की प्रतियां लिखता था, उसी से अपना जीविकोपार्जन करता था। तो बलबन ने इससे अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। और फाइनली
नासिरुद्दीन महमूद के समय धीरे धीरे सत्ता जो थी वो बलबन के पास ही आ गई थी, एक तरह से कह सकते हैं। और उलूग खां की उपाधि इसी नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। इतनी चीजें हमें नासिरुद्दीन के समय से जानना। मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी है। मिनहाजुल सिराज नामक एक इतिहासकार ने तबकाते नासिरी लिखी है, और वह मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी जो है वो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है, मतलब उसके बारे में लिखा। तो ये जानना बहुत जरूरी है आप। अब इसके बाद यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद क्या होता है वो आप देखें ध्यान से। तो रजिया के बाद कई शासक बने, लेकिन इस क्रम में नासिरुद्दीन महमूद शासक बना इसी क्रम में आगे, जो काफी दिन तक शासन किया। इसे पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट शासक उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1246 से 1266 तक। कब तक भाई? तो इसने 1246 से 1266 तक शासन किया है, 1246 से 1266 तक। और इस दौरान एक्चुअली यह वास्तविक शासक बहुत कम रहा। व्यवहार में शासन बलबन के हाथों में ही था। इस बात को समझिएगा, बलबन के हाथों में ही शासन था। और नासिरुद्दीन महमूद क्योंकि एक धार्मिक प्रकृति का अधिक व्यक्ति था, इसलिए इसने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि वो कोई विशेष शक्ति अपने पास रखे या फिर किसी तरह का कोई युद्ध या वैमनस्यता किसी से रखे। और वो कमजोर भी धीरे धीरे इनके हाथों की कठपुतली हो गया था, समझिएगा। और इसी नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। और यहां तक भी समझिएगा, बलबन का एक भाई था किसलू खां, उसे अमीर हाजिब का पद दिया था, अमीर हाजिब। आइए इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं नासिरुद्दीन के बाद, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बात मैंने नासिरुद्दीन से बताया इसके बाद बाहर नहीं आता है। तो हम चर्चा करेंगे अब बलबन की। किसकी? बलबन। बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन, ध्यान दीजिएगा। बलबन की जहां तक बात है बेटा, बलबन मैंने कहा कि नासिरुद्दीन ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। क्या नाम दिया था? उलूग खां की उपाधि दी। उपाधि इसकी क्या थी? पहले आइए इसकी उपाधि की चर्चा करते हैं, बलबन की। और ये उलूग खां की उपाधि इसे किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था, जो उसका दामाद था, और इसके पहले वही शासक हुआ करता था। ये बात आप जानिए। 1266 से 1284 तक, 1266 से 1284 तक इसने शासन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1266 से 1284 तक इसने शासन किया है। इसका शासनकाल इतना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। और ये तुर्के चहलगानी का क्या था? ये भी मेंबर था, तुर्के चहलगानी का ये सदस्य था। इल्तुतमिश, जहां तक बलबन की बात है तो इसकी अन्य नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही, इसकी अन्य उपाधियां हैं। नियाबते खुदाई, देखना बेटा, नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही। इसने ये जिल्ले इलाही भी कहता है, अकबर ही नहीं, ये भी जिल्ले इलाही क्या बोलता है? नियाबते खुदाई। और क्या बोलता है? जिल्ले इलाही। समझिए, सबका अपना अलग अलग अर्थ है। और उसके बाद क्या है? नासिर उल मोमिन, एक अन्य उपाधि है। क्या? नासिर उल मोमिन, नासिर उल मोमिन, ध्यान दीजिएगा। ये बलबन की उपाधियां है बेटा। 4 उपाधियों की हमने चर्चा किया। महमूद ने क्या उपाधि दिया था? उलूग खां की उपाधि। नियाबते खुदाई का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। और जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की का परछाई। इसका मतलब होता है ईश्वर की परछाई। और इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, ईश्वर का प्रतिनिधि। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और नासिरुल मोमिन का क्या मतलब है? नासिरुल मोमिन का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, खलीफा का दाहिना हाथ। क्या है? खलीफा का दाहिना हाथ। ये तो बलबन की उपाधियां हो गई, काफी इंपॉर्टेंट शासक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या कहता है कि इसने कहा था कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है सुल्तान। इसने कहा था सुल्तान कौन है? तो इसने कहा था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है सुल्तान, रिप्रेजेंटेटर है। और खलीफा के बाद
सुल्तान का स्थान है। इसको एक्चुअली अपने वंश का पता नहीं था, लेकिन बलबन क्या है, अपने आप को अफरासियाब वंशी कहता है। क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो बलबन अपने आप को अफरासियाब वंशी कहता है। बलबन क्या बोलता है, आप खुद को कहता है मैं अफरासियाब वंशी हूं, अफरासियाब वंशी। बलबन अपने आप को अफरासियाब वंशी कहता है। ये ईरानी, और अपने राज्य में, अपने दरबार में वो ईरानी परंपरा लागू करता है, जैसे सिजदा, पैबोस। ध्यान समझते रहना दोस्तों, सिजदा, पैबोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नौरोज का त्योहार, नौरोज, ये सब ईरानी परंपरा है। अपने आप को कौन सा वंश का कहता है, अफरासियाब वंशी वंश। ईरानी परंपरा सिजदा, पैबोस, नौरोज, ये अपने दरबार में ये त्योहार लागू करता है, ये परंपरा लागू करता है। सिजदा और पैबोस की परंपरा तथा नौरोज त्योहार लागू करता है अपने दरबार में। और कहता है कि जब मैं किसी नीचे, मतलब निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं ना, तो मेरा हाथ तलवार की मुठिया पर चला जाता है, जबकि अपने कुल का उसे ज्ञान नहीं था। वो जानबूझकर अपने आप को एक बड़े कुल, अफरासियाब वंशी कुल का जोड़ता है, कहता है, लेकिन स्वयं उसको अपने कुल का ज्ञान नहीं था। और कहता क्या है कि मैं जब किसी निम्न वर्ग के देखता हूं ना, निम्न जात के लोगों को देखता हूं, तो मेरा हाथ मेरे तलवार के मुठिए पर चला जाता है। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए, राज्य को सुदृढ़ के लिए, सबसे पहली बात, उसने राज्य के विस्तार पर बहुत बल नहीं दिया, बल्कि राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। इसके लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी रीति, लौह और रक्त की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज जो बता रहा हूं, क्या अपनाया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। मजबूती से पेश आना और युद्ध के माध्यम से किसी हद तक कठोरता का पालन करना, इस बात को समझिएगा। बंगाल में हुए विद्रोह का उसने इतनी नृशंस दमन किया कि फिर बंगाल में जल्दी कोई सिर न उठा सके। ये बुगरा खां बंगाल में उस समय शासन कर रहा था, उसकी मैं बात करूंगा आगे। यहां ध्यान दीजिएगा, लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई। बलबन के समय और भी बात आप जान लीजिए। बलबन के समय कई चुनौतियां थी, उन चुनौतियों में से एक चुनौती थी मंगोलों से राज्य की रक्षा। तो उसने विशेष तौर पे मंगोलों से राज्य की रक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा के लिए, सल्तनत की रक्षा के लिए सेना पर विशेष बल दिया। क्या किया उसने, सेना पर विशेष बल दिया, ध्यान दीजिएगा। और अपने बेटे, पहले तो समझिए, सेना पर विशेष बल दिया, और दीवाने आरिज या अर्ज, क्या दीवान ए अर्ज या आरिज नामक एक सैन्य विभाग का स्थापना किया। और अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद, समझिएगा, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, साजादा मुहम्मद। इसका एक बेटा था जिसका नाम था साजादा मुहम्मद। साजादा मुहम्मद को उसने मंगोलों से लड़ने के लिए क्या किया था, भेजा। और मंगोलों से लड़ाई करते वक्त मुहम्मद की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मंगोलों से रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उसने क्या किया, दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया, और अपने बेटे मुहम्मद को, शहजादा मुहम्मद को उसका नेतृत्व सौंपा। मंगोलों से लड़ते हुए मुहम्मद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसे वो खाने शहीद की उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया, खान ए शहीद, खाने शहीद की उपाधि दिया, खाने शहीद की उपाधि दिया। ध्यान समझते रहना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। अमीर खुसरो तथा अबुल फजल को, ध्यान देना, मंगोलों ने क्या किया था, अमीर खुसरो तथा अबुल फजल को गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन पढ़ना, अमीर खुसरो तथा अबुल फजल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अब अमीर खुसरो तथा अबुल फजल को, नहीं सॉरी, अबुल हसन को, फजल तो बाद में आए थे, यहाँ पे अबुल हसन, फजल तो अकबर के समय आएंगे। तो अमीर खुसरो तथा अबुल हसन को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसमें से अमीर खुसरो भाग करके बलबन के पास पहुंचे और बलबन ने इसे आश्रय दिया था। कुल मिलाकर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बलबन
अपने शासन काल में बहुत ही कठोरता के साथ शासन करता है। दरबार में कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता था, सब उसके पीछे खड़े होते थे, बगल में। और वो हमेशा शाही लिबास पहना रहता था, वैभव, शाही वैभव हमेशा दिखाता था। जब उसके बेटे मोहम्मद की मृत्यु हुई तो रोया तक नहीं, बल्कि मतलब दरबार में उसने अपने दुख का इजहार तक नहीं किया, जबकि लोग कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि रात में वो फूट फूट कर रोता था। कुल मिलाकर बलबन ने अपने साम्राज्य में दिखावा बहुत ज्यादा किया, और इसी दिखावे के कारण एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई कि बलबन के समय, जब तक बलबन था तब तक बहुत कठोरता के साथ अपनी नीतियों को लागू किया, और बलबन की मृत्यु के साथ बहुत जल्दी उसका साम्राज्य क्या हुआ, बिखर गया। दोस्तों समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलबन ने अमीर खुसरो और अबुल हसन दोनों को, याद ध्यान दीजिए, बलबन ने इन्हीं अमीर खुसरो और अबुल हसन दोनों को आश्रय प्रदान किया, दोनों को आश्रय प्रदान किया। किसको किसको? अमीर खुसरो और अबुल हसन। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि बलबन ने निम्नलिखित में से किन्हें आश्रय दिया, दरबारी आश्रय दिया, अपने दरबार में जगह दिया? तो कोई और नहीं बल्कि अमीर खुसरो और अबुल हसन है। इतनी बात समझिएगा। बलबन में मैंने कहा कि उसने बहुत ही कठोरता के साथ शासन करने का प्रयास किया था। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना भी करवाई थी अपने समय में, समझिएगा, गुप्तचर विभाग की, तो ताकि कोई भी षड्यंत्र ना हो सके, गुप्तचर विभाग भी इसने बनवाया था, या गुप्तचरी व्यवस्था को मजबूत कराया था। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, बलबन ने फारसी विद्वान शेख सादी को, एक फारसी विद्वान थे शेख सादी, कॉन्सेप्ट पकड़ना, बलबन ने फारसी विद्वान शेख सादी, क्या नाम है, शेख सादी, समझिएगा, बलबन ने फारसी विद्वान शेख सादी को आमंत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख सादी को भारत आमंत्रित किया, अपने दरबार में बुलाया, किंतु वो नहीं आए। शेख सादी को आमंत्रित किया था, किंतु वो नहीं आए, ध्यान दीजिए, शेख सादी नहीं आए, उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, जबकि उसने बुलवाया जरूर था। बलबन की मृत्यु के बाद शहजादा मुहम्मद का बेटा जो था कैक खुसरो, बलबन के बाद कैक खुसरो, यहां ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के बाद कैक खुसरो को शासक बनाया गया। कैक खुसरो कुछ समय तक अभी शासन कर ही रहा था कि, ध्यान समझना, और अपने जीवन काल में, मतलब अभी बलबन जिंदा था, उसने अपने जीवन काल में ही इसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो कैक खुसरो को क्या हुआ था, उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन उसी समय इसके जस्ट बाद अमीरों ने बुगरा खां के पुत्र कैकुबात को सुल्तान बना दिया। जो बंगाल में बुगरा खां था ना, तो कैक खुसरो के बाद बुगरा खां के पुत्र को जो कैकुबात कहलाया, क्या कहलाया, कैकुबात को सुल्तान बना दिया गया। और कैकुबात की मृत्यु कुछ ही समय हो गई, और अंततः इस वंश का अंतिम शासक कैमुर्स या कैकुमर्स, इसे कैमूर्स भी कहते हैं, कैमूर्स बना अंतिम शासक, बलबन का अंतिम शासक। कैमूर्स के बाद, इसकी हत्या कर कैमूर्स के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों संक्षेप में मैंने आपके सामने आज के डेमो क्लास में सल्तनत काल का पहला राजवंश, जिसे गुलाम वंश कहते हैं, उसकी चर्चा किया। विश्वास रखिए कि इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो बहुत से क्वेश्चन, नए भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर देंगे, और इस प्रकार आपका पूरा का पूरा गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप लोग अपने आरओ की परीक्षा को गंभीरता से लीजिए, सुनिश्चित करिए कि आपका अपनी सफलता इसी परीक्षा में सुनिश्चित हो जाए। फिर मिलते हैं आपको क्लास में, ये तो डेमो क्लास थी, क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।